नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। रतन टाटा भारत के एक बहुत बड़े साम्राज्य और बहुत पुराने औद्योगिक घराने के मुखिया, जिनका जाना एक सामान्य सी घटना हो सकती थी, पर उनका जाना एक सामान्य घटना नहीं हुई। ये बहुत असामान्य घटना के तौर पर पूरे देश में ली गई। रतन टाटा का जाना पूरे देश की तवारीख में सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि गंभीर संदेश देती हुई घटना है जिसने सबकी आंखें नम कर दी। रतन टाटा एक उद्योगपति थे, एक व्यवसायी। न कोई वो नेता थे, न कोई सेलिब्रिटी। लेकिन क्या कभी किसी उद्योगपति के निधन पर इस तरह का शोक, शॉक, उदासी और गमगीन प्रतिक्रिया देखी गई? शायद कभी नहीं। भारत जैसे देश में जहां बिजनेस, उद्यम या अपना काम करने को दुयम दर्जे वाला माना जाता है, जहां व्यवसाय को सम्मान की बजाय हे दृष्टि से देखा जाता है, वहां एक उद्योगपति के प्रति जनमानस में सम्मान और श्रद्धांजलि विस्मयकारी रही। यह सम्मान और यह श्रद्धा तो उन तमाम सेलिब्रिटी और राजनेताओं के हिस्से भी नहीं आएगी और नहीं आती है जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पर, जो धूम मचाते रहते हैं, जो लगातार अपने बारे में बताते रहते हैं, जो अपना खुद ढोल पीटते हैं, अपना नाम खुद जपते हैं। लेकिन रतन टाटा न एक नेता थे, न सेलिब्रिटी, बल्कि वे एक बेहद अच्छे इंसान थे। यही उनकी जिंदगी का सबसे आकर्षक पहलू था। यही उनकी अजीम शख्सियत का बेमिसाल पहलू भी था। और देश की आंखों में नमी उसी अच्छे इंसान के लिए दिखी, जेहन में याद उसी अच्छे इंसान के लिए हमेशा रहेगी। रतन टाटा की यही असली दौलत है जिसे गिनतियों में गिना नहीं जा सकता है। रतन टाटा के प्रति सम्मान, सद्भावना और प्रेम आखिर है क्यों? वो तो एक उद्यमी थे, एक बड़े घराने के मुखिया। हमारा उनसे कैसा नाता, कैसा लगाव? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और जरूरी भी। जरूरी इसलिए क्योंकि ये हमारे मानस और समाज की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये कुछ सच्चाइयों को भी दोहराते हैं। सच्चाई यह है कि हमें एक अच्छे इंसान के जाने का दुख इसलिए है कि अब हमारे बीच, हमारे समाज में अच्छे इंसान दुर्लभ हैं। हमें जिनकी जरूरत है वो है नहीं या अभी तक मिले नहीं हैं। भले ही नेता, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, एक्टर्स करोड़ों की फॉलोइंग रखते हों, लेकिन उनके प्रति सच्चा सम्मान और श्रद्धा शायद ही किसी में पाई जाती हो। हमें टाइम पास के लिए सेलिब्रिटी पसंद हैं, राजनीतिक परिचर्चा के लिए नेता महान लगते हैं, लेकिन हमें अपने घर में इन जैसा कोई नहीं चाहिए। हमें अपने घर में, अपने समाज में रतन टाटा जैसा शख्स चाहिए। एक शांत, सौम्य, ईमानदार, भरोसेमंद व्यक्तित्व। जहां आज कोई भी कुछ भी बोल देता है, वहीं वो एक ऐसे इंसान थे जिसने कभी न किसी की बुराई की, न फालतू के बयान दिए। जब भी बोले गंभीर बात की। जहां अपनी पब्लिसिटी एक रवायत बन चुकी है, वहीं रतन टाटा कभी इसके फेर में नहीं पड़े और उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए कभी कुछ नहीं किया। रतन टाटा पीआर के फेर में नहीं पड़े। उनके काम ही उनकी पब्लिसिटी थे, उनके काम ही उनके पीआर थे। आज जहां रईस होना ही काफी नहीं, बल्कि रईसी का दम भरना भी जरूरी हो चला है, वहीं रतन टाटा ने इससे कोसों दूर कभी अपनी दौलत की रत्ती भर प्रदर्शन नहीं किया। वो कहाँ रहते थे यह भी बहुत चंद लोग ही जानते होंगे। बात विजन, वैल्यूज, कैरेक्टर की है। किसी के लिए क्या चीज मायने रखती है, किसे सही गलत की पहचान है, जीवन की क्या प्राथमिकताएं हैं, यही इंसान को इंसान से अलग करती हैं। दुर्भाग्य से यही सब हमारे बीच दुर्लभ हो गया है। हमारे बीच पसरी शोक की लहर की वजह भी यही है। उद्योगपति तो बहुत हुए हैं, सभी कुछ न कुछ बेचते आए हैं। रतन टाटा ने भी अपने ब्रांड और अपनी सेवाएं बेची हैं, लेकिन इससे परे भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया जो दूसरे उद्योगपतियों की वरीयता में रही ही नहीं है। धर्मस्थल, धर्मशाला वगैरह से कहीं आगे बढ़कर अस्पताल, रिसर्च सेंटर, उच्च शिक्षा संस्थान, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग सेंटर जैसी चीजें दी जिनसे जिंदगी आसान हो सके। उन्होंने समान अवसर दिए, समानता दी। यह कहा जा सकता है कि रईस व्यक्ति के लिए दान करना भला कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दान देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। पैसे वाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन पैसा देने वाले,
दान देने वाले विरले ही हैं और उन विरलों में ही रतन टाटा शुमार हैं। हम जहां भी रहते हो, काम करते हो, जिंदगी बिताते हो, अपने इर्द गिर्द नजर डालने पर क्या पाते हैं? क्या कुछ भी ऐसा दिखता है जो हौसला बढ़ाए, हिम्मत जगाए, भरोसा कायम करे, आने वाले समय के लिए आश्वस्त करे? क्या हम खुद भी सिर्फ नाउमीदी, निराशा और अवसाद में ही डूबे हैं, इसी इंतजार में बैठे हैं कि कोई और आएगा, कोई मसीहा उतरेगा, सब कुछ दुरुस्त कर देगा? हमें कुछ नहीं करना है सिवाय इंतजार के, सिवाय कमियां गिनाने के। रतन टाटा और उनके सरीखे लोगों ने कभी मसीहा का इंतजार नहीं किया। उन्होंने आपकी बुद्धि और अपने कर्म पर यकीन किया और इन्हीं दोनों को अपनी प्रगति का माध्यम बनाया। कर्म करने के गीता की राह पर चले, कुछ नया सोचा, जोखिम उठाए, कर्म करते गए, रुके नहीं। उन्होंने देश के लिए जिंदगी जीने का फलसफा सिखाया। अपने ताज होटल को आतंकवादियों के हाथों कोलाबा वाले किनारे पर खड़े होकर नष्ट होते देखते रहे। इसमें 31 कर्मचारी मारे गए थे। टाटा ने इन लोगों के परिजनों के पुनर्वास के काम के लिए अलग ट्रस्ट बनाया, आजीवन वेतन सहायता दी, बच्चों की दुनिया में कहीं भी पढ़ाई का खर्चा उठाने की योजना शुरू की। सदमे से उबरने के लिए हर आदमी के कोटे में एक अलग काउंसलर नियुक्त किया, उनके सारे कर्जे माफ किए, होटल को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के नाम समर्पित कर दिया। कोई गुस्सा नहीं जताया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी देश पर कोई तोहमत नहीं मढ़ी। उनकी भाषा में संयम दिखा। ध्वंस के बाद तुरंत वह निर्माण में जुट गए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस बात पर शोध किया कि आखिर आतंकी हमलों के दौर में टाटा के कर्मचारी होटल छोड़ करके भागे क्यों नहीं, और वे क्यों उस होटल में रुके गेस्ट की आवभगत करते रहे। उन्हें जो नतीजे हाथ लगे वो सबके लिए सबक हो सकते हैं। इसका इकलौता कारण हार्वर्ड विश्वविद्यालय को यह पता चला कि टाटा के कर्मचारियों की वफादारी ऐसी थी कि उन्होंने मरना पसंद किया पर भागना नहीं। टाटा ने पहली बार समूची इंडियन कार इंडिका लॉन्च की। यह प्रोजेक्ट असफल रहा। टाटा ने इस कंपनी को फोर्ड को बेचने का फैसला किया। फोर्ड का कहना था कि अगर वह इंडिका को खरीदती है तो भारतीय कंपनी पर उसका बड़ा उपकार होगा। यह बात रतन टाटा को बहुत अखरी। उन्होंने बेचने का फैसला रद्द कर दिया। बाद में 2008 में जब फोर्ड कंपनी संकट में आई तो टाटा ने 2.3 अरब डॉलर में जगुआर और लैंड रोवर फोर्ड से खरीद लिया। टाटा ने कंपनी की कमोडिटी बिक्री से ब्रांड बिक्री में तब्दील किया। अपने बिजनेस और सामाजिक कार्यों के जरिए टाटा समूह हर भारतीयों के घरों में पहुंचा, लोगों के मन में जगह बना ली, हर किसी के दिल में इज्जत कमाई। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में कंपनी के राजस्व में 40% की बढ़ोतरी की, लाभ में 50% का इजाफा किया, लेकिन लाभ का 66% हिस्सा देश सेवा में लगाया। उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखना है, हमें इनोवेशन, विनम्रता और शालीनता सीखनी है। रतन टाटा हमें जो सबसे बड़ी बात सिखाते हैं वह है विनम्रता, एक ऐसा गुण जो बहुत कम लोगों में होता है। हर किसी की बात सुनना, उनकी राय का सम्मान करना, उनके काम की प्रशंसा करना। एक सच्चा लीडर हमेशा विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण होता है। हमें यह भी सीखना है कि सहानुभूति और करुणा पर आधारित उद्यम समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ईमानदारी, इनोवेशन तथा लचीलेपन से ही व्यक्तिगत विकास और किसी भी काम की सफलता संभव है। रतन टाटा कभी किसी के निशाने पर नहीं रहे। शायद यह पहली बार हुआ है और मुझे लगता अंतिम बार भी होगा कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ से चली गई और समूची सोशल मीडिया, जिस पर किसी को कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता है, जिसमें हर चीज़ पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं पसरी रहती हैं, उस सोशल मीडिया पर रतन टाटा के खिलाफ एक अल्फाज कहीं आपको नहीं मिलेगा। प्रतिकूल टिप्पणियां तो छोड़ दीजिए, चकल्लस के किस्से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे सबके लिए सुकून बने रहे। दुख यह है कि अच्छी चीजें, अच्छे इंसान लगता है खत्म होते जा रहे हैं। जो बची विरासतें हैं वो मरुस्थल में नखलिस्तान की मानिंद हैं। यह हमेशा डरावने हैं, क्योंकि एक दिन जब नखलिस्तान ही नहीं बचेंगे तब होगा क्या। बात सिर्फ रतन टाटा पर खत्म नहीं होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों में नखलिस्तान आपको कहाँ नजर आता है? नखलिस्तान को सहेज के रखने की जरूरत है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ाएगा।
न केवल हमारे इर्द गिर्द, न केवल हमारे परिवार में, बल्कि हमारे समाज और देश में भी नखलिस्तान जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कहाँ से। हमें इसकी शुरुआत अपने से, अपने घर से, अपने इर्द गिर्द से शुरू करनी चाहिए। हमारी आपकी जिम्मेदारी अब बनती कि एक रतन में निहित खजाने से कुछ मोती तो अपने लिए चुने। रतन टाटा को यही हमारी आपकी सही और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश के लोगों के लिए श्रद्धांजलि देना तो जरूरी है ही, उद्योगपतियों के लिए भी इसे श्रद्धांजलि पर अमल करना जरूरी है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।